आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं बाजार में कुछ खाने के लिए, वर्चुअली खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बैठे बैठाए हम ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन मौसम हमें कौन से वाले बाजार में लेकर जा रहा है हम पूछेंगे मौसम से। टाइटल है एक्सट्रीमली डीप स्ट्रीट फूड एंड एक्सोटिक गोल्ड बनारसी साड़ी हैंडलूम इन बड़ा बाजार वाराणसी इंडिया। तो यहाँ पर मैं बताती जाऊँ कि हिंदी को ट्रांसलेट किया है, इस वजह से समझ आ गई है, हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स मुझे आपको हिंदी पढ़नी आती है, तो हम लोगों ने उनको भी क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग में ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बनारस के जायके के इस सफर में अगले दिन मुझे दावत बनारसी साड़ी की मिली, इसीलिए जरी के इस दस्तरखान का लुत्फ लेने मैं आज आया हूँ बनारसी साड़ी के फनकारों की नगरी बड़ी बाजार। ये पूरा सेट कितने का हुआ? यहाँ के ताने बाने नुमा कसे हुए गलियारों की लगभग हर चौहद्दी में इस हुनर के हजारों जादूगर इंद्रधनुषी रेशमी मंत्रों से शगुन के इस लिबास में जान फूंकते हैं, जिसे बनारसी साड़ी कहते हैं। मेहनत देख रहे हैं ना। तो आइए जरी और जायके के इस सफर में आपको लुत्फ दिलाते हैं। ये आपको एकदम डिफरेंट पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। 4 बेइंतहा लजीज और छुपे हुए बनारसी जायकों का 5 लाख का एक पोशाक तैयार होता है। लास्ट टाइम मुझे याद आ गया था कि हमने इनका एपिसोड देखा। साड़ी के कारोबार की अंदरून दुनिया में झांकने के लिए मैंने बनारसी साड़ी के पुश्तैनी कारोबारी ने स्कूल के बचपन के एक दोस्त को आज 15 साल बाद फोन किया। उसने अपनी खुशी के ठिकाने को लफ्जों में समेटते हुए कहा, मैं खुद तो मुल्क के बाहर हूँ, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। पल पल जाऊं मैं तोरे लगे रे जुआ, पल पल जाऊं मुझे बहुत मजा आता है ये सुनने का सिंबाई। और अगली ठिठुरती हुई इस सुबह बनारस में जब अपने होटल के कमरे में मैंने आंख खोली, चाय पिला देंगे? तो आज के जरी के इस दस्तरखान पे मेरे दोस्त के बचपन के मित्र बड़ी बेसब्री से बड़ी बाजार में मेरी राह सुबह से देख रहे थे, और उनके इंतजार की कई घंटियां जब मुझे अपने फोन पे मिली तो मैं तैयार होकर इतनी तेजी से भागा कि सुबह की पहली चाय भी नसीब नहीं हुई। भाई बनारस का जो सफ़र है अभी तक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा है, और आज मैं निकल रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और नई जगह जिसके लिए बनारस जाना जाता है, वो है बनारसी साड़ियाँ। जाएंगे बड़ा बाजार, मैं 150 रुपए दूंगा। चलो अच्छा बेटे आओ। हमारे होस्ट ने अपनी लोकेशन भेजने के बाद 2 हुक्म जारी किए थे। पहला ये कि दुर्गा कुंड से यहाँ टोटो में ही आना और 200 रुपए से ज्यादा किराया मत देना, और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ 11 बजे से पहले पहुँच गए तो मैं आपको बड़ी बाजार का बहुत ही जबरदस्त नाश्ता करवाऊंगा। दूसरा तो पूरा होने से रहा, क्योंकि 11 तो यहीं बज चुके थे। चौड़े रास्तों ने जब धीरे धीरे मुंह बंद करना शुरू किया तो सड़क तंग होने लगी और हम एक नए से अनजान इलाके में दाखिल होने लगे, और ये जिंदगी से रोशन इलाका ही बनारसी साड़ी का तिलिस्म बड़ी बाजार था। जैतपुरा। यहाँ के रास्ते भेदते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि टोटो वाले ने कहा, भाई इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, जबकि रास्ता खुला हुआ था और हम अपने मेजबान से बस 200 मीटर की दूरी पे ही थे। इलाके में समाते हुए मैंने चंद कदम बढ़ा ही थे, एक ऊंचे कद के नौजवान ने दूर से ही हाथ हिलाया, और यही है हमारे आज के मेजबान हदीश आलम। आने में कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आराम से आ गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। मुझे बहुत अच्छी लगते हैं इनकी। 5000 साल पहले चाइना में इजाद हुई सेरिकल्चर की इस तकनीक के तहत रेशम के कीड़े खुद को अपने ही राल से बने रेशम में गोलाई से दफन कर लेते हैं, जिनके कुकून्स के कई सिरों को जोड़कर रेशम का एक धागा तैयार होता है।
16वीं शताब्दी के मुगलिया दौर में जब उन्हीं रेशम के धागों में सोने और चांदी की जरी से कलगा और बेल के फारसी झालर जड़े गए तो ये गंगा जमनी तहजीब की सौगात, शिव की नगरी का प्रसाद बनारसी साड़ी का जन्म हुआ, जिसकी परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी बड़ी बाजार के इन बुनकरों की भी थी। बड़ी बाजार के रंग ढंग में घुलते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि सोंधी बनारसी चाय का एक तेज भपका आया। ये शॉप है और मेरी चाय की तलब ने कदमों को वहीं बांध दिया। इस गुमनाम अंधेरी दुकान में मैंने झांका तो बेंचों पे कई ग्राहक रोशन थे। चाय पिला दी और कुछ भी है चाय के अलावा? आपका नाम क्या है? 50 साल पुरानी इस इलाके की मशहूर बाबा टी पे बनारसी पान से मुंह बंद किए टोपी से सजे इस नौजवान ने कोयलों से भरी भट्टी पे चाय को खौलाते हुए बताया, दादा अब्बा उसके बाद हम। यहाँ जल रही है भट्टी और यहाँ ऊपर बन रही है चाय ये वो नए और तरीके ये से चाय यहाँ बनी नीचे चल रहा है पंखा। वाओ, तुमने देखा हमारी कभी ऐसे? चाय चढ़ाते ही इलायची को हथौड़ी से कूट के डाला और बुरादे नुमा इस चाय की पत्ती को डाल के चाय को कड़क करने लगा। चाय तैयार होते ही पूर्वों में इतनी ऊंचाई से छाना कि चाय में बुलबुले पैदा हो गए। ठंड में चाय की गर्मी का एहसास लेते हुए हमने चाय का एक जोरदार कश लिया। 8.5 अब जाकर के मेरी 10 सुबह रुपए कलर शॉप है जो प्योर रेशम पे जो कलर यूज होते हैं वहाँ की। चलिए आइए। जिसमें चाय की गर्मी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हदीज के चचा की रेशम के रंगों से भरी दुकान सामने ही थी, जिसके लकड़ी के चौकोर खानों में एक ही कदकाठी के सैकड़ों हरे से डब्बों में बड़े सलीके से रंग सजे हुए थे। और इस इलाके के रंगरेज यानी रेशम की रंगाई करने वाला तबका यहीं से रंग ले जाता है। ये है सेट कार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें लोग कलर पसंद करते हैं, नंबर से अपने धागे का वजन बताते हैं तो धागे के हिसाब से हम उनको वजन से कलर देते हैं। ये कलर आएगा आपका 101। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं कि ये रंगरेज कच्चे रेशम की रंगाई करते कैसे हैं, जो है बनारसी साड़ी की इस कला का मेरा अगला पड़ाव। यहाँ से इस सफर में कुछ और लोग भी जुड़ चुके थे, जिनके साथ हम पतली पतली इन गलियों के जाल सुलझाते हुए एक बड़े से मैदान में पहुंच गए। मुझे लगता है इस पूरे इलाके में सबसे खुला जमीन का टुकड़ा शायद यही होगा। इधर भट्टी लगाई। ये लोग मुझे यहाँ रेशम की रंगाई दिखाने लाए हैं, लेकिन इस रंगरेज की तैयारी में अभी काफ़ी वक्त था, इसलिए हम फिर कुछ और भूल भुलैया सी गलियों से गुजरते हुए यहाँ के बड़े रंगरेज की तरफ बढ़े। अच्छा, लगभग जितने मकान के आसपास से गुजर रहा हूँ अंदर पावर लूम्स की आवाज़ आ रही है और एक पूरे इलाके में एक बहुत खूबसूरत रिदम सा बना हुआ है, खटखट खटखट खटखट। आवाज वही है, पावर लूम है। इतने बड़े स्केल की कॉटेज इंडस्ट्री से मेरा सामना पहली बार हुआ था। अच्छा, रंगने जा रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, कलर पड़ चुका है। तो ये कौन सा रंग बना है अभी इसमें? रानी कलर। खोल के दिखाएंगे? अच्छा, ये है रानी कलर। पक्की ईंटों से चुने कच्चे से इस मकान का बड़ा सा चबूतरा भट्टी बना हुआ था, जिसमें पत्थर के कोयले एक फर्राटे पंखे से दहक रहे थे। 4 भाइयों की चौकड़ी वाले इस रंगरेज परिवार से मैंने पूछा, रंगाई का पहला स्टेप क्या होता है? तो एक भाई ने मेरा ध्यान इस मटमैले पानी से निकाले गए रेशम की तरफ खींचा और ये मलबेरी सिल्क 20 मिनट से इसी पानी में भीगा था, ताकि डीगमिंग के बाद बचा कुचा चिपचिपा पदार्थ सेराइसिन पूरी तरह से निकल जाए। क्या है इसमें, क्या है? सूप है इसमें। क्या है साबुन देख लीजिए, कनेक्टर के। और इस मक्खन से दिखने वाले साबुन को मासे सोप कहा जाता है, जिसका नाम फ्रांस के एक शहर के नाम पे पड़ा। असली है ना?
दूसरी तरफ एल्युमिनियम के बड़े से भगोने में रंग उबल के तैयार हो चुका था। कोरे रेशम से सारा पानी निचोड़ने के बाद दो भाइयों ने 2 स्टील की पाइप से रेशम के धागों को लटका के बेधड़क रानी रंग के इस पानी में डुबो दिया। कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। और देखो यहाँ का ये देसी रंगरेजी का हुनर सालों के तजुर्बे से आया है, जहाँ सब कुछ आज भी अंदाजे से होता है लेकिन गलती नहीं होती। पल पल जाऊं मैं तोरे रंगीले जुआ, पल पल जाऊं मैं पल पल जाऊं। और उसी तजुर्बे का रंग जब रेशम के एक एक जर्रे में चढ़ गया तो बड़े हुनर से दोनों भाइयों ने दोनों डंडों के सहारे से पानी निचोड़ दिया और झटक के जुगाड़ वाली इस खूंटी पे रेशम को टांग दिया। पल पल जाऊं मैं तोरे रंगीले जुआ, पल पल जाऊं मैं पल पल जाऊं मैं तोरे रंगीले। फिर फौरन दूसरे गुच्छे की तैयारी शुरू हो गई। लाल रंग तैयार होते ही ठीक उसी तरह रंगाई का पूरा सिलसिला चला। सब लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर साड़ी के कारोबार से, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। ये एक लॉस्ट आर्ट होती जा रही है। जैसे बात हो रही थी कि अब हैंडलूम्स का जो कल्चर है वो पूरी तरीके से ख़त्म होता जा रहा है और पावर लूम्स ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इलाके के लोगों की और एक नई नस्ल के जो यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं उन लोगों की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है कि वो हैंडलूम का वो कल्चर ख़त्म ना होने दें। हमने तो ये काम करे लगभग करीब 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपके वालिद साहब हाँ, वो भी सब भी करते हैं। हाँ, आप 4 लोग भाई। आपका नाम क्या है? इकबाल अहमद, इकबाल अहमद। आपका नाम क्या है? अल्ताफ, अंसार अहमद, अंसार अहमद। बहुत अच्छा लगा मिल करके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रेशम अब सूख के तैयार होने के बाद ताना और बाना की भराई के लिए जाएगा। ये सारे मुझे जो है अंटे रखने पड़ते हैं, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कलर। 10,000 अंटे उसमें भी हर तरह से, उसका मुझे इतना स्टॉक करना पड़ता है। ओहो ये सारे जो है और ये जो है, ये जो देख रहे हैं, जब ये कहानी कंप्लीट होती है इस पे, तो इसको यहाँ पे लगा के इसको रोल करते हैं। थ्रेड जितने होते हैं सब रोल करते हैं। जिनसे तैयार की जाएंगी यहाँ की नायाब बनारसी साड़ियाँ, जो है हमारे इस खूबसूरत सफ़र की अगली मंजिल, हथकरघा यानी हैंडलूम। हदीश ने आज का सफ़र बड़ा सजा के बुना था। पूरा इलाका घूम के वापसी में हम एक बिल्कुल ही पतली गली में घुसे, जो इतनी तंग थी कि साथ चलना मुश्किल था। गली के बल पे एक दरवाजे में हम सिर झुका के दाखिल हुए तो अंधेरे के बीच छनती हुई ठंडी रोशनी में कुछ और दरवाजे मिले। इसमें आना है, अंदर आए। इजाजत लेके हम इस एल शेप वाले कमरे में दाखिल हुए तो हैंडलूम्स पे रोशनी सजी हुई थी और दोनों करगे यानी बुनकर हथकरघे पे बैठे, एक लाल और पीले रेशम की तो दूसरे बैगनी रेशम की साड़ियों में हुनर भर रहे थे। इस साड़ी को क्या कहते हैं, इस काम को? इसको हथकरघा वही हैंडलूम। मैं इस पहले ज्यादा मुस्कुराने वाले कारीगर के पास बैठ गया, जिनका ये एक जमाने से पुश्तैनी आपदाना था। एक गिरफ्ता दिखा दे, गिराफ हम लोग बनवाते हैं जो साड़ियों पे बनाई जाए। ये डिजाइन से ये पत्ता बनता है। इन्होंने लड़के को इशारा किया तो वो फटाफट कागजों पे डिजाइन के नक्शे खोलने लगा। अच्छा, एक महाभारत वाली डिजाइन जो पहले चलती थी अब नहीं बनती है। पूरा महाभारत की जो स्टोरी रहती थी उस साड़ी पे बनी हुई रहती थी। अच्छा, ब्यूटीफुल है। पहले ये डिजाइन्स एक खास किस्म का डिजाइनर इन कागजों पे स्क्वायर सेंटीमीटर के नाप से बनाता है, जिसके हिसाब से पंच करके ये पत्ते तैयार होते हैं और करगे की हर चाल पे ये डिजाइन्स इन पत्तों से साड़ियों में उतर जाता है। बहुत मेहनत है भाई। अभी क्या लॉक कर रहे हैं? ये टाइट हो गया, सब टाइट कर दिया सारे धागे। अरे वाह। ऐनुल भाई ने सबसे पहले इन अनगिनत धागों को कसते हुए अपने इस तने हुए पहले किरदार से मिलवाया, जिसे ताना कहते हैं। वर्ड आपने सुना होगा ताना बाना। हाँ, ताना बाना। तो एक होता है ताना और एक होता है अरे वाह। अच्छा, ये ताना है इन्होंने, यानी कि टाइट किया है। ये देखिए ताना है, ये बाना है, इसको बाना है। बुनना है तो इसे। बाना कहते हैं। फिर उन्होंने गड्ढे में बैठते ही हैंडलूम के पैडल को जैसे ही उठाया
तो ये पत्ते खिसकने लगे और इस धागे से भरे कलम को अनगिनत धागों के बीच से एक सीधी लकीर डाल के लकड़ी के इस फट्टे से उस लकीर को साड़ी की चौड़ाई में जड़ दिया। इसे बाना कहते हैं और इसी ताना बाना की जुगलबंदी के बीच वो चमचमाती नकली सुनहरी जरी भी भरते और वो जैसे ही पैडल उठाते मशीन का एक एक पुर्जा हरकत करता और बाना जड़ते ही शांत हो जाता। जो ये वाली साड़ी पावर लूम में बनती है उसकी कीमत 800 रुपए होती है, यही साड़ी। हाँ, डिजाइन मान लीजिए, डिजाइन ऐसे नहीं पड़ती है, और डिजाइन मान लीजिए कि दूसरी तरह से रहती है। हाँ। और थोड़ा बहुत जो ऐसा है कि ग्राहक ज़्यादा जो है तो पब्लिक सस्ता वाला पसंद करती है। इसका ऐसा कि ये सब साड़ी अगर पेवर और बिना है कि ये बाना थोड़ा सा ये नकली है, ये अगर असली कर देंगे, ये असली है या ये नकली है। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम असली कर देंगे तो ये 12,000 की हमरी पड़ेगी और फिर आगे जाके 18,000 की गद्दी पर, फिर आगे शोरूम में जाके 25,000 30,000। किसान वाला किस्सा है, मेहनत हम करेंगे कमाएंगे। ये एक फनकार के जज्बात सी होती है जो गुफ्तगू सिर्फ कदरदानों से करती है। नीलामी के इस बाजार में ये खड़ी ही अलग होती है। जो छू इसे उल्टे हाथों से तो जरी इसकी ठंडी होती है। असली बनारसी साड़ी की कोई कीमत नहीं होती है। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी और हम पेट पूजा की तरफ बढ़े ही थे कि रुक गए। हदीश ने कहा मेरे एक दोस्त से मिलने, फिर साथ में चलते हैं। और हम पहुंच गए हदीश के दोस्त की पावर लूम फैक्ट्री, जहां जकार्ड की बड़ी बड़ी मशीनें धड़धड़ाती हुई कपड़े उगल रही थी। ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पर? जी हाँ जी हाँ, साड़ी, दुपट्टा, शेरवानी। मैं तो इन मशीन्स को देख के हैरान सा रह गया। अब समझ आया कैसे ये मशीनें हैंडलूम के हुनर को खाती जा रही हैं और क्यों असली काम का दौर खत्म होता जा रहा है। यहाँ दिन भर सैकड़ों मीटर कपड़ा निकलता है लेकिन उसमें इंसान का हुनर बिल्कुल भी नहीं लगता। इस इलाके के ये नए नौजवान जमाने के साथ चलना चाहते हैं जिसमें मुनाफा ज्यादा है। मैंने अपनी भूख का जिक्र दोबारा छेड़ा तो जीशान ने एक टोटो फौरन बुलाया और कहा आइए आपको मैं अपनी पसंदीदा जगह ले चलता हूँ। हमने टोटो में सवार होकर बड़ी बाजार की ये दहलीज नांगी ही थी कि दोनों लड़कों ने टोटो रास्ते में ही रुकवा दिया। मैंने सोचा लो एक और मुसीबत, लेकिन जब जिक्र समोसों का हुआ तो मैं भागते हुए उनके पीछे हो लिया। बढ़िया। रोड पार की ही थी, एक सब्सक्राइबर ने बाइक सामने ही रोक दी। गोविंद स्वीट्स के नाम की इस दुकान पे समोसों के इंतजार में काफी भीड़ पहले से ही लगी थी। पूछने पर पता लगा कि ये आखिरी बैच के समोसे बस खत्म ही होने को हैं। भूख ने पेट में जोर से लात मारी तो दुकान के मालिक से जान पहचान की वजह से जीशान ने अपनी इज्जत 4 समोसों से बचाई। लोगों की इतनी मोहब्बत इनके समोसों के लिए देख मैं समोसों की तेजी से खाली होती टोकरी की तरफ बढ़ा तो ये कारीगर समोसों को हल्के हाथों से दबाते हुए हरी और लाल चटनी के साथ परोस रहा था। हरी चटनी खत्म होती ही उसने लाल चटनी के साथ एक समोसा मेरे हाथ में थमा दिया। खुशबू ऐसी कि जबान बंद सी गई और मैं जलते हुए समोसे में कूद पड़ा। देखते हैं समोसा यहाँ का कैसा है भाई। चले बाइट में। वाह वाह वाह, क्या शानदार समोसा है, मजा आ गया। आई थिंक वो 4 समोसे भी आखिरी समोसे रहे होंगे। चलो अब दूसरे स्पॉट पे चलते हैं। भूख बहुत ज्यादा लग रही है लेकिन समोसे वाह। टोटो पे बस चले ही थे
कि हमारी अगली मंजिल आ गई, जो थी ये चाय की टपरी नुमा संदीप चाय वाले की दुकान, जिसके काउंटर के पीछे एक चौकोर भट्टी में कोयले लाल से हो रहे थे। गार्लिक टोस्ट खाएंगे, आप बटर मट्ठी खाएंगे और ब्रेड मक्खन खाएंगे और बन मक्खन खाएंगे और रबड़ी टोस्ट भी खाएंगे, रबड़ी टोस्ट भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे। अच्छा, अरे वाह, मट्ठी टोस्ट करेंगे। सबसे पहले इस कारीगर ने 4 मठरियां मोटे तारों के एक जाल पे सेकना शुरू किया। फिर जब वो मठरियां सोंधी होने लगी तो इन भाई ने एक नई हरकत की। फिर मक्खन को मटरियों पे चिपका के ऑरिगेनो से ढक दिया और प्लेट हमारे हवाले कर दी। अच्छी है, बस नमक थोड़ा तेज है। चाय साथ कॉम्बिनेशन तो बेहतर होता है। सॉल्टी है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। बगैर रुके अब उसने बड़ी मोहब्बत और जोश में ब्रेड के 2 स्लाइसेस को ढेर सारा मक्खन पिलाया और उस पे गार्लिक मेयो और ऑरिगेनो की परत चढ़ा के देसी गार्लिक ब्रेड हमारे हवाले की। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है? थोड़ा प्यार ज़्यादा डाल दिया इसमें लग रहा है। जायका अच्छा है लेकिन नमक थोड़ा शौक। पूरी दुकान को अकेले संभाले इस नौजवान ने चाय पकने के लिए भट्टी पे रख दी। इस बन को वो बड़े एहतियात से सेक रहा था और लगातार इस हिसाब से उलट पलट रहा था कि बन जलने भी न पाए और उसका सफ़ेद हिस्सा सुर्ख भी हो जाए। बन सिकने से पहले उसने हामिन दस्ता उठाया और 2 मक्खन की पट्टियों को पीट पीट के मक्खन का वर्क बना दिया और चाकू से तराश के पहले बन पे चिपकाया। फिर नमक डाल के 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और पूर्वों में गर्मा गर्म भाप छोड़ती चाय छान के बन मक्खन तैयार कर वो लगातार लोगों को चाय के साथ परोसता रहा। लो आप। चलो ठीक है, हम फोन कर लेते हैं। अब देखें क्या बात करें, कितने खरीदार है। जो खरीदार होगा 10 रुपये रख के जेब देंगे, ले लेगा। सुपर चाय बात करवा देना, वही लड़का था ना। अब आया कॉम्बिनेशन। ये बाकी सबसे तो बेहतर था। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए ज़ीशान ने कहा, वैसे ज़्यादा अच्छा बनाता है लेकिन कैमरा देख के लगता है प्याज ज़्यादा ही डाल दिया। लेकिन अगली जगह मैं आपको बहुत शानदार ले चलूँगा। काली माँ का मंदिर है, सामने काली माँ का मंदिर। और हम कहाँ जा रहे हैं? ये भी पावलूम की बात आ रही। लेकिन हमें रात होने से पहले साड़ियों की गद्दी देखनी थी, इसलिए हदीश हमें वापस बड़ी बाजार में ही सबसे मशहूर गद्दी हाजी मलाई एंड कंपनी पे ले आए। बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े लोग शायद सबसे ज़्यादा इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते होंगे। तो आखिर ये गद्दी है क्या? गद्दी लफ्ज़ का जन्म शायद इसके सेटअप से ही हुआ होगा, जहाँ लिटरली पूरे फर्श पे गद्दे ही बिछे होते हैं। ये होल सेलर्स का अड्डा होता है जहाँ वो रिटेलर्स को एक एक साड़ी खोल के दिखाते हैं, और गद्दी बनारसी साड़ी का वो अहम अड्डा है जो इसकी दुनिया को बांध के रखता है। इस साड़ी की क्या कीमत है? 15,000 रुपया। ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है? अच्छा, ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट। और प्राइस में कितना फर्क पड़ रहा है पैसों में? ये आएगी 2 से 3,000। और हाजी मलाई की इस गद्दी पे हाजी साहब के पोते बड़ा छुपा छुपा कर झिझकते हुए अपनी साड़ियाँ दिखा रहे थे। इसको बनारसी साड़ी तो शगुन माना जाता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बनारसी साड़ी इनको शादी में, जयमाल में, मंडप में, निकाह में कंपलसरी है।
फिर थोड़ी देर में उनके पिताजी ने गद्दी संभाली और सबसे पहले अपने लिए बनारसी पान लगाया और हमारी महफिल को और अंदर जाने की इजाजत मिल गई। फिर हम दूसरे कमरे में पहुंचे तो माहौल बेफिक्र हो चुका था और इस कमरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बनारसी शरारे सजे हुए थे। शायद ही ऐसी कोई बनारसी किस्म होगी जो देखने और दिखाने को बची रह गई हो। गरारा और शरारा बनारसी आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी मुस्लिम बेल्ट के लोग हैं उसको आज उनको कंपलसरी है गरारा और शरारा। ऑर्गेन्जा इसकी क्या कीमत है? 8,000। अरे वाह, प्लेन है भाई का। मुझे लगा वो कोई साड़ी है। शेरवानी। और इन शेरवानियों की क्या कीमत होती है? 20,000। 15 से 20,000। 15 से 20,000। बंदेज जो 10,000। पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप की जो होती है भुज होती है, उसके मुकाबले में कहीं नहीं होती है। और इस साड़ी की क्या कीमत है? ये तो यहाँ पे उसकी 10 से 12,000 रुपया कास्टिंग यहाँ से सेल होती है। फिर आगे जाके 20,000, 25,000, 40,000। ये मुगल मगजी इसको बोलते हैं। मुगल मगजी? हाँ, मुगल मगजी मुगलों के जमाने का ये आइटम है। 500 साल पुराना मुगल मगजी। ये भी काफी महंगा है। हाँ, इसमें रियल की बनती है 40,000 40,000 50,000 रुपए मीटर। हाँ हाँ, 3 लाख 4 लाख रुपए का उनका वो तो 5 लाख का एक पोशाक तैयार होता है। इजार सिल्क। हाँ, ये 5,000 रुपया मीटर है। ये सिर्फ 5,000 रुपए मीटर। 5,000। थोड़ी देर में कॉफी भी आ गई और कॉफी की चुस्कियों पे गुफ्तगू और गर्म। अब छोटे हाजी साहब को भी मजा आने लगा था और उन्होंने अपने साड़ी के इस तहखाने में आने की दावत दे डाली और वो हमें बेसमेंट में अपनी साड़ियों की पावर लूम के प्रोडक्शन यूनिट में ले आए, जहां लगभग 1 दर्जन मशीनों पे बनारसी साड़ियां तैयार हो रही थी। इन साड़ियों की कीमत हथकरघी की साड़ियों से बहुत कम होती है और आज के दौर में इस पूरे इलाके में 90% बनारसी साड़ियाँ इसी पावर लूम पे बनती हैं, जिसकी आवाज़ से हर गली मोहल्ला दिन रात गूंजता है। और सिर्फ 10% बनारसी साड़ियाँ हैंडलूम पे बनती हैं, क्योंकि नई नस्लें इस पुराने और असली हुनर से बहुत दूर हैं। फिर जब हम वापस ऊपर आए तो उन्होंने अपना असली खजाना दिखाना शुरू किया। ये देखिए, ये चांदी की जरी है, सोने का पानी है। ये 1.25 लाख की है। ब्लडी हेल। कड़वा जंगला बोलते हैं, हैंड कड़वा जंगला खड्डी। कड़वा जंगला खड्डी। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। 1.25 लाख रुपए। ये तो बंदा पहनेगा फ्रेम करवा ले पहन के ना इसे। वहाँ पे जो हाई फाई उसमें शोरूम में जाएगा, ये 3 लाख हो जाएगी। ऐसा खूबसूरत बनारसी काम तो मैंने कहीं नहीं देखा। कुछ हजार से लेकर लाखों का प्राइस टैग देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने सबसे अलविदा लिया तो हाजी साहब के पोते मुझे अपनी भैंस के ठाट बाट दिखाने ले आए और हम फिर अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। अगला स्पॉट क्या है? अगला स्पॉट हम आपको बर्गर टेस्ट करवाते हैं। जब यहाँ पे बनारस में मैकडॉनल्ड्स वगैरह नहीं था कोई बड़ी ब्रांडेड, तो यहाँ का सबसे वो हार्डकोर टेस्ट बर्गर किंग, मतलब सॉरी द टेस्ट किंग नाम से शॉप है। वो स्टार्ट हुआ था वो उसका नाम बर्गर किंग था और आज भी वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को टक्कर देती है। अच्छा। जी हाँ। शाम होते होते सूरज डूबा तो ठंड उठने लगी और हम टोटो पे पहुंच गए अपनी आखिरी मंजिल, टेस्ट किंग। लाल बोर्ड और लाल ऑनिंग से ढकी इस शीशे की दुकान का दरवाज़ा मैंने जैसे ही खोला, खुशबुओं की जुगलबंदी ने मेरा मन मोह लिया। जगह को हल्का आग कर मैंने थोड़ी शर्मिंदगी तो महसूस की। मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर थी ये जगह। दो वेज मेरे पास। जो एक अंदर घुसते ही जो एक वाइब आती है, जो एक खुशबू आती है, उसमें ऑथेंटिसिटी तो महसूस हो रही है। हदीश और जीशान ने अंदर दाखिल होते ही अपना रेगुलर ऑर्डर दे डाला। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है वेज चीज बर्गर और एक चिली फ्राई। इसमें कुछ चीजें मैंने भी जोड़ी। हमें जो है एक केक और एक बाजरे का लड्डू, एक ये चूरमे का लड्डू और ये क्या है, सॉल्ट के लड्डू भी टेस्ट करवाइए। बहुत ही साफ सुथरी
सलीके से सजी इस दुकान के काउंटर के पीछे बड़ी ही तेजी से वेज बर्गर्स लगातार तैयार हो रहे थे और इन लंबे सोंधे हॉट डॉग बंस की खुशबू इस दुकान के हर जर्रे में जज्ब थी। बड़ी तहजीब से गुफ्तगू कर रहे इस दुकान की दूसरी पीढ़ी के मालिक विवेक गुप्ता जी ने बताया कि ये दुकान 1960 के बनारस के हिप्पी एरा में उनके पिताजी लेट बचाऊ राम ने शुरुआत की थी। मैं बनारस में जो बर्गर मैं खिलाता हूँ ये आपको एकदम डिफरेंट पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, मेरा गारंटी है। हाँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ बर्गर पहले से ही बना रहे हैं, बहुत बाकी सब चीजें बाद में इंट्रोड्यूस, बाद में स्टेप बाय स्टेप। मैंने इस दुकान की तीसरी पीढ़ी के मालिक से इन अनोखे बर्गर्स की तैयारी देखने की गुजारिश की तो वो मुझे पीछे के रास्ते से दुकान के अंदर ले गए। दो जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो उनमें से एक सत्तू पराठा है और एक हमारा ये वेज बर्गर्स है हमारे। मैं अंदर पहुंचा तो वैसे ही हॉट बंस का एक तेल में तला हुआ गुच्छा किचन की खिड़की पे आया, जिसमें से एक खस्ता बन उठाते ही इस कारीगर ने चाकू की धार खरखराते हुए बीच से गुजार दी और ऊपर से एक चीज़ी तंदूरी मेयो का लेप लगाया। उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत पनीर का रेक्टेंगुलर कुरकुरा टुकड़ा टमाटर और प्याज के ऊपर रख इस ओटीजी की अलमारी में लपेट के रख दिया। ये क्या है? ये पनीर। अरे वाह, चिली गार्लिक बन रहा है ये। ठीक है, चिली गार्लिक में क्या किया जाएगा? पनीर पैटी। अच्छा, ठीक इसी तरह चिली गार्लिक बर्गर भी बनाया। पनीर लुक्स रियली गॉर्जियस। और फिर सबसे मशहूर वेज बर्गर बनाने के लिए इस कारीगर ने कई कुरकुरे बंस के 2 टुकड़े किए और इस बार चीजी कोल्स्लॉ का एक गद्दा सभी में बिछाया और उस पे टमाटर और प्याज की तराशी हुई एक परत बिछाई। His name is Satyam and he calls his channel Satyam and then he is turned over every day. और अपनी जायके से लदी इस अलमारी से डीप फ्राइड कुरकुरे हॉट डॉग नुमा वेज स्टफिंग निकाल के इन बंस के बीच फंसाया और ऊपर रखी ये चीज स्लाइसेस और टेस्ट किंग की ब्रांडिंग वाले इस बटर पेपर में लपेट के कागज़ की इन ट्रेज में रख के हरी मिर्च की चटनी और केचप के साथ लगातार परोस रहा था। शुद्ध शाकाहारी बर्गर्स किसी क्लॉकवर्क की तरह अंदर से आते और जायके के कदरदानों में समा जाते और हमारा ऑर्डर तैयार होते ही एक वेटर ने बीच में लगी इस टेबल पे चारों बर्गर्स को परोस दिया। उम्मीद अब बढ़ चुकी थी, बस जायके का पैमाना नापने के लिए हमने इसके खस्तापन का जायका साथ में लिया। वाह वाह वाह, जायके का पैमाना बहुत ऊपर था। 95। जैसा गुप्ता जी ने कहा था, ऐसा बर्गर आपने कहीं नहीं खाया होगा। उनकी बात 16 आने सच निकली। तैयार चिली पनीर भी बिल्कुल जलता हुआ परोसा गया था। इसमें काफी बड़े और तराशे हुए चौकोर पनीर के पीसेस थे। वाह वाह वाह, क्या फ्रेशनेस है, क्या जायका है। पनीर की क्वालिटी और फ्लेवर्स का तूफान था इस चिली पनीर में। साथ में मिर्च की तेजी कम करने के लिए था ये स्ट्रॉबेरी शेक। ये भी बहुत जबरदस्त है। अब लेते हैं इस इंग्लिश केक का जायका जो मेवों से भरा हुआ है। वाह, जबरदस्त। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह में इतने फ्लेवर्स और इतने वेरिएशन मौजूद होंगे। रात के 9 बज रहे थे और दुकान पूरी भरी हुई थी। हमने यहाँ से भी अलविदा लिया। बहुत ही खूबसूरत दिन रहा आज का। आज बिस्तर पे थकान लोरियां सुनाएंगी। आज का सफर, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही मजा आया। अभी थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भाई थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेकिन कल वो थकान हम मिटाएंगे गंगा के घाट के किनारे बनारस के सबसे जायकेदार
और सबसे पुराने कैफ़े पिज़ेरिया वाटिका कैफ़े पे। शरणम मरणम तरणम, मनुष्य को शरण मिल गया, मरण हो गया, उसका मोक्ष। Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes। भाई बनारसी साड़ियों की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में जो है बनारसी साड़ियाँ जो है, ख़ासतौर पर कपड़ा जो बनारसी साड़ियों का आता है, एक तो आता है ना कि यहाँ साड़ी के लिए स्पेशल आता है, दूसरा वैसे भी इसका कपड़ा आता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ ना तो लड़के और लड़कियों में सारों में बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। ख़ासतौर पर अगर शादियों की बात की जाए तो जो मेहंदी के फंक्शंस होते हैं, ख़ासतौर पर लड़के जो है बनारसी कपड़े की जो होती है ना वेस्ट कोट, वो पहनना बहुत पसंद करते हैं। well, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी गौस बाजार सर को कि जिस तरीके से वो नरेशन देते हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है उनको सुनने का। एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होते, और यू नो जो बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशली वो जो लाइव म्यूजिक यूज करते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। अभी कल ही मैं मौजम से बात कर रही थी कि मौजम मुझे व्लॉग्स में ना ऐसी चीजें बड़ी पसंद आती हैं और मैं भी ऐसा कुछ ऐड करना चाहती हूँ व्लॉग्स में। याद है मैंने कल तुमसे ये बात बोली थी, बट ये कि बनारसी साड़ियाँ जो हाथ से बनाई जाती हैं और जो मशीन पर बनाई जाती हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो हाथ की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो वाले कपड़ों में और जो मशीन की एम्ब्रॉयडरी होती है उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आता है। जो खूबसूरती आपको हाथ की बनी हुई चीज़ों से मिलती है ना, वो आपको मशीनी चीज़ों से नहीं आती। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छी नहीं होती, हाँ टाइम के साथ चलें तो मतलब आपका टाइम बचता है। और आजकल की जो नई नस्ल है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि वो थोड़ा ना शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढती है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर लो, वो भी होना चाहिए। बट आई थिंक ये जो एक विरासत है या एक हम कहें कि एक ऐसा हमारा एक हेरिटेज सकाफत ही है ना हमारी, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी अपनी खूबसूरती और जितनी मेहनत ये की जाती है, ऑनेस्टली आई मस्ट से दे डिजर्व कि उनको इतने पैसे मिलें, क्योंकि आसान काम है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है, मतलब आप हैंडलूम स्पेशली अगर उनके बारे में बात करें यार, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में एक जो वो हमारा कल्चर का जो एक था हिस्सा चीज़ों का, वो जो है ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी भी है। उसमें रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये की साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर देखा जाए तो उन्हें 800, 900, 1000 रुपये में जो है कपड़ा मिल जाता है, एक अल्टरनेटिव मिल जाता है। नो डाउट वो फिनिशिंग, वो खूबसूरती नहीं होती जो हैंडलूम में होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बचपन में देखा, यानी कि ऐसे चीज़ें देखी हुई हैं जो हमारे बड़ों के पास ही हाथ से बुने हुए स्वेटर जो थे वो होते थे, और उसकी खूबसूरती में और एक आप जाकर जो बाजार से मशीन का बना हुआ स्वेटर लेकर आते थे, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। जो था ना वो जो हाथ से बुना हुआ था वो ऐसे उभरा हुआ सा और प्यारा सा और सॉफ्ट सा लगता था। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो बाजार से आप लेकर आते थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, यानी कि थोड़ा सा जो है ना कह लें कि उतना मुलायम, उतना अच्छा नहीं था होता। मैं अगर हैंडलूम की बात करूँ तो मुझे अच्छी तरह याद है जब हम गाँव जाया करते थे बचपन में, तो हमारी जो अम्मी है वहाँ से वो खेस लिया करती थी, तो वो जिन घर से लिया करती थी उन्होंने घर में हैंडलूम लगाई थी और हाथ से बनाते थे। मुझे याद है क्योंकि मैं 2-3 बारी अम्मी के साथ गया था लेने। मुझे नहीं वैसे पता। हाँ मुझे ये जरूर याद है कि बेडशीट्स एम्ब्रॉयडरी वाली जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी घरों में। काफी ज्यादा ये ट्रेंड होता था कि पहले एम्ब्रॉयडरी की जाती थी। लेकिन अभी आज की वीडियो के बारे में बात करूंगी कि जिस तरीके से जो प्रोसेस होता है एक बनारसी साड़ी को बनाने में, किस तरीके से जो रेशम का धागा है वो इकट्ठा करके फिर उसको डाई किया जाता है, फिर उसके बाद जिस तरीके से मतलब अगर हाथ से बनाने वाली हैं तो हाथ से बनाई जाती है, मशीन पर बनाने वाली तो मशीन से बनाई जाती हैं। वो एक लंबा प्रोसेस जिस तरीके से दिखाया वो बहुत खूबसूरत था। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हम लोग अपने बड़ों को भी देखते हैं, जैसे कि जो कलर डाई कर रहे थे जो धागों को, मैंने भी देखा इस तरह से कि
एक चीज होती है कि प्रॉपर एक मेजरमेंट करके हम लोग चीजें करते हैं, अच्छा ये बताओ कितने चम्मच ये डालना है, कितने चम्मच ये डालना है, लेकिन वो लोग अंदाजों से हर चीज कर लेते थे और उनके अंदाजे इतने परफेक्ट होते थे कि बाकी में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जाता था। यार ये चीज मैंने हमेशा से देखी है और ये वीडियो में भी मैंने ऑब्जर्व किया है। यार हम अगर ये अपनी जनरेशन की बात करें ना, तो हम जो है इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखी हैं अपने बचपन में, जो अब आकर जो है ना ख़त्म हो चुकी हुई हैं। पता ही नहीं है यहाँ पर ख़ास तौर पर कि भाई कभी ये चीज़ें हुआ भी करती थी। अभी मैं अगर बनारस की बात करूँ, बनारस में फिर भी मुझे जो है थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ें नज़र आई हैं कि कल्चर जो है प्रिजर्व किया गया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि आपको हाथ की बनाई हुई चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। कोई गिनी चुनी दुकानें होती हैं जिन्होंने हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो है रखी होती है, अगर होती हैं बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में मेरी जो खाला थी वो जो है छापे का और कढ़ाई का काम, हाँ वो बिजनेस करती थी, एम्ब्रॉयडरी की जितनी भी शॉल्स होती थी उनका पूरा गाँव को वो बिल्कुल वो देती थी और वो जो है लोग एम्ब्रॉयडरी करके उन्हें वापस देते थे। और उसकी एक खूबसूरती जो है ना वो एक अलग ही होती थी कि औरतें जो है खासतौर पर जब वो बंडल उठा के नहीं, औरतों की बात करो, शॉल बेशक वो सर पे ले या बेशक एज ए फैशन कंधे पर लेती थी, उसकी खूबसूरती होती थी। वो पता चलता था कि भाई ये हाथ की, अभी जैसे हम तिल्ले वाले काम की बात करते हैं, तिल्ले वाला काम जो है वो भी अब मशीनी हो गया हुआ काफी, लेकिन अभी भी जो हाँ पहले अभी भी अड्डों वाले काम करते हैं, लेकिन नो डाउट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो होती है ना एक हाथ की बनी हुई कारीगरी होती है, उसकी खूबसूरती ना आपको देखते साथ ही पता चल जाती कि भाई ये कपड़ा जो है ये यानी कि इसके ऊपर जितनी भी काम हुआ हुआ है ये हाथ से हुआ हुआ है। बचपन में अगर हम अपनी बात करें, मैंने अपनी वालदा को देखा हुआ है, वो छापे जो होते हैं जो क्या कहते हैं उसे स्टैम्प कौन सी आजकल तो ब्लॉक प्रिंटिंग, हाँ ब्लॉक प्रिंटिंग उसे कहते हैं, वो करवा के उसके ऊपर पेंट किया करती थी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती थी, मैंने देखा है बचपन में। बट अच्छा वैसे मौसम वाली बात ठीक है कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग ने पुरानी चीजें भी देखी। हम ओल्ड जरूर है लेकिन हम गोल्ड हैं क्योंकि हमने सब कुछ देखा हुआ। पता नहीं आने वाली जनरेशन से वो चीजें देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, उन्होंने हमारे वाला बचपन वाला टाइम तो मिस किया हुआ है ना, लेकिन हम लोगों ने वो वाला टाइम भी देखा और इस टाइम को भी हम लोग देखा है, क्योंकि अब जितनी भी चीजें आती है वो प्रिंटेड ही आती हैं, तो बहुत मजा आता है। क्योंकि हम बड़ों को बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए हम लोग देखा। आजकल तो हर चीज आपको रेडीमेड मिल जाती है, टाइम नहीं है हमारे पास, हम ये चीजें नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा बीच में मुझे ऐसा लगा था जब वीडियो स्टार्ट हुई कि आज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा खाना, लेकिन खाने के साथ हम लोगों को और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बाजार देखने को मिले। और एक चीज मैं बोलूंगी कि मुझे बड़ा मजा आया देखने का कि जहां पर उनको नहीं अच्छा लगा उन्होंने क्लियरली वहां पर बोला भी कि उनको इतना पसंद नहीं आया। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी ये कि जो लास्ट वाले टेस्ट किंग, हाँ टेस्ट किंग की मैं बात करूं तो वो तो वाकई में देखकर मुंह में पानी आ रहा था, लग रहा था कि बहुत ही मजे का होगा। और 10/10 मिलना इट मीन्स के वाकई में अच्छा फूड था, क्योंकि उससे पहले जितने भी उन्होंने खाए हैं यानी कि जो ढाबे से खाए थे या समोसा भी खाया था जो बहुत टेस्टी लगा था, उसको भी 9 मिले थे। लेकिन 10/10 में जो लगता है कि यार कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनकी शक्ल देख के आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टेस्टी होंगी। अभी लेकिन उनके ऑनर को भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ऐसा बर्गर आपको नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। अब वो देखे ना जब बर्गर को उन्होंने काटा ना, बाकी वो बर्गर आवाज आई है, क्रिस्प की ना भी आवाज आया ना, जिस तरह वो काट रहे थे ना तो वो लग रहा था कि भाई क्रिस्पी है। फिर उसके अंदर जो पनीर का स्लाइस रखा और चीज का स्लाइस रखा, वो देख के बंदा भाई वाकई ये चीज जो है कह सकता है कि ये बहुत मजे की होगी, ये एक डिफरेंट चीज थी। वैसे मैं बनारस को जब भी देखती हूँ ना वीडियोस में, मुझे ऐसा लगता है बनारस में बहुत कुछ है देखने के लिए। मतलब एक खजाना है बनारस जो कि आप उसकी हर गली में जाओगे ना तो आपको मिलेगा। और ये चीज मैंने हर वर्ल्ड सिटी में देखी है। आप वर्ल्ड सिटी को जब एक्सप्लोर करना शुरू होते हैं ना, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पे मैं इनसे पूछना चाहूंगा 40,000 मीटर वाला कपड़ा खरीदना चाहेंगी? इम्पॉसिबल, मैं कभी जिंदगी में नहीं खरीद। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये खरीद भी लेंगी ना बाद में जब वो कपड़ा रिटायर हो जाएगा ना, या तो किसी पेटी में चला जाएगा या फ्रेम करवा के लगवा देंगे। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे कभी भी इतने महंगे कपड़े खरीदने की ना वो ख्वाहिश नहीं रही। ये आपका एक शौक भी होता है। देखो ये एक सर्टेन क्लास के लिए जो कि
बिजनेस क्लास हम कह सकते हैं, एलीट क्लास जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग इस तरह की चीजें, हम लोग बड़ी हद है ना 5,000 रुपए मीटर लेते हुए भी कसम से दुख होगा, हम लोगों को तकलीफ होगी। 5,000 रुपए मीटर एक मरतबा मतलब ज्यादा पहनना है या 2 मरतबा पहन लेंगे। वैसे यार कपड़े में अगर 40,000 रुपए मीटर कपड़ा है तो उसमें कुछ खासियत तो होगी ना, वो खासियत क्या वो जरूर बताइएगा। देखो वो हाथ लगाकर बंदा चेक कर लेता, देख लेता, लेकिन पहनना जरूरी तो नहीं है ना। पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अब देखे ना जैसे बनारसी साड़ी है, ठीक है ना, वो आपको 15, 20, 25,000 रुपए में मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन बहुत महंगी है, लेकिन जो है वो 40,000 रुपए मीटर मिल रहा है, ठीक है ना, कुछ तो उसमें ऐसा होगा कि वो अच्छा। वैसे बीच में एक उन्होंने साड़ी दिखाई थी जिसमें जो है सिल्वर का तिल्ला जो है इस्तेमाल किया हुआ था और गोल्ड का पानी जो है इस्तेमाल किया हुआ था। वैसे इस तरह की साड़ियां होना तो मेरा ख्याल है वो वाकई बाद में फ्रेम हो जाए यार। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि देखो मुझे नहीं समझ में आती कि मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ, बट शायद इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दुनिया में एक रिसेशन देखने को मिल रहा है। पर पहले मैं चीजें खरीदते हुए इतना नहीं सोचती होती थी कि मतलब पसंद आई ले लो। अब मुझे आकर मैं सोचती हूँ और मुझे ये लगता है कि आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अच्छी चीज खरीदो, एक मरतबा खरीदो, बजाय इसके कि आप मतलब बार बार खरीदते रहो, वो चीज गलत है। और दूसरा ये कि मुझे हमेशा ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं अच्छी और मयारी और थोड़ी जो मेरी अफोर्डेबिलिटी में चीज़ आती है मैं वो खरीदूं। अच्छे कपड़े में और सस्ते कपड़े में बहुत फ़र्क होता है ये, और जब आप अच्छा कपड़ा पहनते हो तो आपको खुद को भी अच्छा फील होता है। तो मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगी कि अगर जो 40,000 रुपये मीटर जो साड़ी थी या जो कपड़ा था उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, उसके पीछे कितनी मेहनत होगी, फिर ऑब्वियसली जो बंदा पहनेगा उसको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो फर्क होता है, बट ये कि हर बंदे की अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी होती है। जब हम लोगों को अगर 1,000 रुपए में अच्छी चीज मिल रही है तो मुझे लगता है कि हम लोग उसमें लेकर बड़े खुश हो जाएंगे। तो अब आकर मुझे अपनी आदतें बहुत ज्यादा चेंज होती हैं और मैं इसके साथ काफी ज्यादा खुश भी हूँ। मुझे नहीं अब ये होता कि मुझे बहुत ही कुछ महंगा पहनना है, मुझे ये होता है कि बस आपको अच्छा पहनना है जो आप पर अच्छा लगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। बाकी खाने में मैं मुझे लगता है कि मैं जरा करती हूँ कि थोड़ा खाना जो है ना वो अच्छा वाला होना चाहिए कि जो मजे का मुझे लगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो है मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर क्या नाम लेते हैं स्टील वाली प्लेट्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे स्टील वाली प्लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो साफ सुथरी हो तो। जब जाते हैं तो थाली होती है वो स्टील की होती है ना, स्टील की होती है, लेकिन जो है ना यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है ना भाई हाइजीन का आता है, क्योंकि मैंने अक्सर जो है यहाँ पर बहुत सारी यानी कि जब मैंने वहाँ पे देख लिया ना, मैंने खुद खाना छोड़ दिया है, वो क्या करते हैं कि उन्हीं प्लेटों को गंदे पानी में जो यहाँ पे पहले धोई होती है वहीं पे डिप करते हैं, निकालते हैं और वो एक कपड़ा रखा तो साफ करते हैं और वो धुल जाती है। देखो अभी जो हम लोगों ने समोसे वाला देखा उसमें वो जो पेपर प्लेट्स भी नहीं थी, वो वाली थी मतलब जो कि बायोडिग्रेडेबल थी। इस तरह की जो है वाकई यहाँ पर भी जो है चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर मैं जो है ना जो ये स्ट्रीट फूड जो है उस पर अगर बात करूँ तो बहुत ज्यादा जो है इसी जरूरत है कि भाई जो है चीजों को थोड़ा सा हाइजीन की तरफ लेकर आया जाए। और जो है उसके अलावा हम लोगों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेता भी है तो भाई अगर हम प्लेटें वगैरह लेकर जाते हैं ना तो हम डस्टबिन में फेंके बजाय इसके खा पी के उधर ही फेंक जाएं। बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बहुत दफा कोशिश भी करती हूँ कि स्ट्रीट फूड खाया जाए, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मैं रह जाती हूँ क्योंकि सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता यहाँ पर। एनीवे गाइज, ओवरऑल काफी मजे की वीडियो थी, मजा आया और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। बनारस से जो भी है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई बनारस में और क्या कुछ है, कौन सा खजाना है जो कि डिफरेंट है बाकी शहरों से, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मिला वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।